ओम श्री मात्रे नमः। लोमस ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि राहु ग्रह के कारकत्व क्या हैं और यदि राहु ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है किसी जातक की कुंडली में तो उसकी ज्योतिषीय उपाय क्या हैं। इस भाग में हम बात करेंगे केतु ग्रह के कारकत्व के बारे में। पिछले भाग में हमने ऑलरेडी राहु और केतु के जन्म की कथा के बारे में बात किया। हम लोग फिर से रिकैप कर लेते हैं क्विकली। तो जैसा कि आप सबने सुना होगा कि हिरण्यकश्यपु नाम का एक असुर था। उस असुर की एक पुत्री थी सिंहिका, और सिंहिका का विवाह हुआ था विप्रसिद्धि के साथ। सिंहिका और विप्रसिद्धि से एक पुत्र का जन्म हुआ था जिसका नाम था स्वरभानु। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला, उस अमृत को लेकर अ, असुरों और देवताओं में काफी लड़ाइयाँ हुई, जिसके लिए फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर अमृत बांटने का काम किया। और उस समय स्वरभानु देवता का रूप लेकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में छुप कर बैठ गया था। और जैसे ही उसको अमृत मिला, चंद्रमा और सूर्य ने इस बात को रिवील कर दिया, भगवान को बता दिया, जो मोहिनी रूप में उस समय थे, और जिसके फलस्वरूप उन्होंने उसके गर्दन काट दिया, उसका सिर और धड़ अलग अलग कर दिया काट के। तो क्योंकि अमृत की कुछ बूंद शरीर के अंदर जा चुकी थी, तो वो अमर हो गया, और जो धड़ का पार्ट है वो केतु बना, और जो सिर का पार्ट है वो राहु बना, और जो धड़ का पार्ट है वो सिंहिका अपने साथ ले गई, और उसका टेक केयर किया। और उसके नीचे ऐसा माना जाता है कि सर्प की बॉडी, सर्प का धड़ निकल आया, और वो राहु बना। और जो धड़ का पार्ट था वो एक ब्राह्मण जिसका कि नाम मिनी था, वो लेके अपने साथ गए, और समय के और उसका टेक केयर किया, और समय के साथ उस धड़ के ऊपर सर्प का सिर निकल गया, और उसको केतु कहा जाता है। तो ये कथा है जो कि प्रचलित है। और केतु क्योंकि ब्राह्मण के संरक्षण में रहा, तो केतु ने कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल पाथ लिया, और वो उसको सात्विक माना गया। अ, तो ये है केतु के जन्म की कथा। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे केतु के कारकत्व के बारे में, जो कि फलित ज्योतिष में प्रयोग होंगे। तो केतु भी छाया ग्रह है, जैसा कि मैंने पिछले भाग में बताया था कि राहु और केतु स्थूल ग्रह नहीं है अन्य ग्रहों के जैसे। केतु भी और राहु भी ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड सेंसिटिव पॉइंट्स हैं स्पेस में, परंतु वैदिक ज्योतिष में हम इनको ग्रह मानते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव भी जड़ और चेतन पर उसी प्रकार होता है जैसे बाकी ग्रहों का। हालांकि इनको हम छाया ग्रह कहते हैं, क्योंकि ये स्थूल ग्रह नहीं है। केतु को मोक्ष कारक माना गया है। स्पेशली अगर केतु 12th हाउस में बैठा हो तो वो मोक्ष का कारक होता है। तो केतु को मोक्ष कारक ग्रह कहा गया है। केतु कुजवत है। अगर हम राहु की बात करें तो राहु शनिवत है, मतलब राहु शनि के जैसा बिहेव करता है। और केतु कुजवत यानी कि मंगल, कुज यानी मंगल, तो केतु मंगल के जैसा बिहेव करता है। तो मंगल की क्वालिटी शो करेगा केतु, और राहु शनि की क्वालिटी शो करेगा। हालांकि ये दोनों ही ग्रह जिस भी हाउस में, जिस भी भाव में बैठते हैं, उस भाव के स्वामी के जैसा बिहेवियर भी शो करते हैं। केतु, जैसा मैंने बताया कि केतु का जो रख रखाव हुआ वो एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ। जो धड़ पार्ट था, जो शरीर था, जब भगवान विष्णु ने मस्तक अलग कर दिया काट के, गर्दन अलग कर दी काट के, तो जो धड़ वाला पार्ट था वो मिनी नाम के ब्राह्मण ने टेक केयर किया उसका।
तो वहां से आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न हुई केतु में। तो केतु आध्यात्मिक है, वो व्यक्ति को, वो जातक को अध्यात्म की तरफ लेकर जाता है। केतु इंट्रोवर्ट है, राहु एक्सट्रोवर्ट है और केतु इंट्रोवर्ट है। केतु फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, राहु भी फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, फॉरेनर को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों के ही केस में देखा जाए तो फॉरेन और फॉरेनर कॉमन है। अगर हम बीमारी की बात करें तो अगर केतु से कोई बीमारी उत्पन्न हो रही है तो वो लाइलाज बीमारी होगी, वो असाध्य रोग होगा। और अगर केतु की दशा में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एकदम गांठ बांध लेना चाहिए कि अगर केतु की महादशा में, केतु की अंतरदशा में अगर कुछ बीमारी हुई है और अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो टेस्ट कराने के लिए, तो चांसेस यही हैं कि वो बीमारी पकड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि केतु गुप्त है। केतु में वो बीमारी उजागर नहीं होगी, केतु के दशा अंतरदशा में। ठीक है, तो और केतु असाध्य रोग देता है, लाइलाज बीमारियां देता है। केतु व्यक्ति में मंत्र और तंत्र शक्ति देता है। तो अगर किसी का केतु बहुत स्ट्रांग है, किसी की कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में, तो वो मंत्र और तंत्र में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। केतु सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या आत्म चिंतन, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन का क्वालिटी देता है। तो व्यक्ति आत्मचिंतन करता है अगर केतु वेल प्लेस्ड है तो। केतु सेल्फ रियलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। केतु यज्ञ करवाता है। अगर केतु का समय चल रहा है तो आप देखेंगे उस व्यक्ति में यज्ञ करने की, होमा करने की जो चाह होगी वो बहुत ज्यादा होगी। और बहुत सारे लोग केतु को इसी वजह से, क्योंकि वो इतना आध्यात्मिक है, मंत्र तंत्र और यज्ञ इन सब चीजों में व्यक्ति का रुझान उत्पन्न करता है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग उसको बेनिफिक भी मानते हैं। हालांकि राहु और केतु दोनों ही मेलेफिक हैं, बट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बेनिफिक मानते हैं, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बेनिफिक मानते हैं। केतु लैंग्वेज का कारक है, केतु भाषाओं का कारक है। और भाषाओं की जब हम बात करते हैं तो केवल हम बोलने वाली या लिखने वाली भाषाओं का नहीं, कंप्यूटर लैंग्वेजेस का भी कारक है। जो भी, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा इत्यादि जो लैंग्वेजेस हैं उनका कारक भी केतु है। फॉरेन लैंग्वेजेस का कारक भी केतु है। केतु डिटैचमेंट का कारक है। जैसे शनि भी डिटैचमेंट का कारक है, से केतु भी डिटैचमेंट का कारक है, वैराग्य का कारक है। और मौन व्रत का कारक है, साइलेंस का कारक है। बीमारी की अगर हम फर्दर बात करें तो अल्सर जैसी बीमारियां या कैंसर जैसी बीमारियां, ये सब केतु के अंडर आती हैं। केतु इनका कारक है। कोई भी अनडायग्नोज्ड या इनक्योरेबल डिजीज है तो वो केतु के अंडर आता है, वो केतु उसको रिप्रेजेंट करता है। स्किन एलिमेंट हो गया, स्किन एरप्शन हो गया, कोई भी एलर्जी या कह सकते हैं त्वचा पर दाने आना या त्वचा रोग होना, ठीक है, चेचक हो गया, खसरा है, तो स्मॉल पॉक्स या जिसको बोलते हैं हम, या वुंड किसी भी प्रकार का हो रहा है, तो ये सब केतु रिप्रेजेंट करता है। हनी बी, अगर हनी बी देखें तो हनी बी को केतु रिप्रेजेंट करता है। मुर्गियों, सींग वाले जानवर, ये सब केतु के कारकत्व हैं, केतु के अंडर आते हैं। अगर हनी बी को रिप्रेजेंट करता है तो आप, अगर आपके पास कोई ऐसी कुंडली है जिसमें कि केतु लग्न में बैठा है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे लोगों को हनी बी स्टिंग कर देगा, या जो वास्प होते हैं वो स्टिंग करके चले जाएंगे। वहीं पे एक दूसरे
कोई जातक होगा जिसकी कुंडली में ऐसा योग नहीं है, उसको स्टिंग नहीं करेगा, लेकिन उस जातक को जिसको कि केतु जिसके लग्न में बैठा है वो आके हनी भी स्टिंग करके चली जाएगी। तो ये एक कारकत्व है केतु का। किसी भी प्रकार का एलर्जी या ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है वो केतु की वजह से होता है। केतु की वजह टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी या खांसी या ल्यूकोडर्मा, इसको श्वेत चर्म रोग जो बोलते हैं, जो व्हाइट हो जाती है स्किन, ये भी केतु के कारकत्व में आता है। केतु की वजह से होता है ये, केतु इसका कारक है। और स्नेक, जैसा कि हमने देखा स्टोरी में भी कि राहु का जो बॉडी पार्ट है वो स्नेक का है और केतु का जो सिर पार्ट है वो स्नेक का है, तो अल्टीमेटली ये स्नेक को रिप्रेजेंट करते हैं। एनिमल्स में डॉग को रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइंस यानी कि विज्ञान को रिप्रेजेंट करता है केतु। तो अगर कोई फिफ्थ हाउस से कनेक्शन केतु का बन रहा है, मतलब आप क्या बोलेंगे? या फोर्थ हाउस का कनेक्शन बन रहा है तो क्या बोलेंगे? आप ये निष्कर्ष निकालेंगे कि वो जातक जो है वो साइंस एज ए सब्जेक्ट पढ़ेगा अगर फोर्थ हाउस में है, उसमें भी वो जूलॉजी पढ़ सकता है, जीव विज्ञान। और अगर फिफ्थ हाउस में आ गया तो वो साइंस यानी कि टेक्निकल एजुकेशन में जाएगा। ओके। अगर हम केतु को फर्दर देखें तो जितने भी जहरीले रेप्टाइल्स होते हैं, है ना, जितने भी जहरीले रेप्टाइल, जैसे मैंने स्नेक का बात किया, इसके अलावा और भी जो रेप्टाइल्स हैं जो जहरीले होते हैं, जो विष वाले होते हैं, उनको केतु रिप्रेजेंट करता है। एलिफेंट जैसा एनिमल केतु रिप्रेजेंट करता है। और किसी भी प्रकार का जो सीक्रेट प्लॉट्स हो रहे हैं, कहीं भी षड्यंत्र चल रहा है, गुप्त षड्यंत्र एकदम, सीक्रेट प्लॉट जिसकी कानो कान खबर नहीं है लोगों को, वो केतु की वजह से होता है। केतु ही उसका कारक है। और अगर कोई व्यक्ति किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री में वो सीक्रेट एजेंट है, किसी भी कंट्री का सीक्रेट एजेंट है वो, तो कहीं न कहीं उसका केतु बहुत स्ट्रांग है, वेल प्लेस्ड है, एंड 8th हाउस का कनेक्शन है, जिसकी वजह से वो सीक्रेट एजेंट बना हुआ है। क्योंकि सीक्रेसी मतलब जो गुप्त है ना वो केतु है, उसकी क्वालिटी है। और कोई भी अगर एंटी सोशल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जैसे जो भी एंटी सोशल है प्रैक्टिसेस, वो केतु के अंडर आती है। केतु उसको रिप्रेजेंट करता है, केतु की वजह से होती है वो। सेल्फ इमोलेशन, अपनी खुद की बलि देना ना, आत्महत्या करना, ये केतु की वजह से होता है, केतु की क्वालिटी है ये। चीटिंग, किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी, ये केतु का कारकत्व है। डकैती, एक डाकू जो बनता है वो भी केतु की वजह से बनता है, केतु उसका कारक है। और भी हैं कारक, लेकिन केतु भी कारक, केतु ग्रह भी कारक है डकैत बनने के लिए। और जो ब्लैक मैजिक से या कुछ भी इस तरह के तांत्रिक क्रियाएं करके किसी को नुकसान पहुंचाना, स्पेशली काले जादू से ब्लैक मैजिक करके किसी को नुकसान पहुंचाने का काम करना, ये केतु का काम है। ये केतु के केतु के कारकत्व में आता है। ठीक है। बैंकरप्सी कह सकते हैं ना, वो केतु के कारकत्व में आता है। और कुछ भी जो हिडन है वो सब केतु के कारकत्व में आएगा। कोई भी जो अशुभ है ना, कुछ भी जो हिडन है या अशुभ है, ये सब केतु के कारकत्व में आएगा। और जब मैंने बोला कि दिवालिया या बैंकरप्सी, तो बैंकरप्सी तो आएगा ही। आपने देखा होगा जब बैंकरप्सी हो जाती है तो घर की कुर्की हो जाती है, बैंक आता है और सारा सामान उठा के ले जाता है, घर को सील कर देता है। ये सब का कारक केतु है।
तो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो आप देखिए कि क्या उसकी केतु की दशा चल रही थी उस समय, और क्या केतु उसका कहाँ पे प्लेस था। इस चीज को आप ऑब्जर्व करिए, है ना। और रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो नाना नानी, ये जो है केतु के रिलेशनशिप में आते हैं। ठीक है? अच्छा, हमने एक बात नहीं किया, हमने सेलेस्टियल कैबिनेट का बात किया था पिछले भाग में, और तभी मैंने आपको बता दिया था कि सेलेस्टियल कैबिनेट में राहु और केतु दोनों को ही सेना की संज्ञा दी गई है। सेना है ये सेलेस्टियल कैबिनेट का। और केतु जितने भी सूक्ष्म यंत्र हैं, स्मॉल माइक्रो चिप्स कह सकते हैं, या जो भी चिप होती हैं डिजाइन, या कंप्यूटर में जो लगती हैं, जितने भी सूक्ष्म यंत्र हैं, जो नैनो चिप्स हैं या जो स्मॉल कंप्यूटर चिप्स हैं, ये सब केतु के अंडर में आता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जो हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो सब केतु के अंडर में आएंगी, केतु के कारकत्व में आती हैं। घड़ियां, क्योंकि घड़ियों में बहुत ही स्मॉल सूक्ष्म यंत्र लगे रहते हैं, तो इसलिए वो केतु के अंडर आती हैं। मशीन्स हो गई। और अगर हम केतु के ऊंच और नीच के पोजीशन की बात करें तो केतु को वृश्चिक या धनु में उच्च का माना गया है। अगेन राहु के जैसा ही दो राशियां क्यों ली गई हैं, क्योंकि एक बृहत पराशर होरा शास्त्र के हिसाब से माना जाता है कि वृश्चिक में वो उच्च का होता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि धनु में उच्च का होता है। तो हम दोनों को ही ले लेते हैं और दोनों को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार वृषभ और मिथुन में नीच का होता है। कलर की अगर हम बात करें तो कलर हमेशा चितकबरा कलर, ब्लैक एंड व्हाइट, स्पॉटेड चितकबरा कलर जो है वो है केतु का कलर। ठीक है। और अगर हम क्वालिटी वाइज बात करें तो या तो हम केतु को बोलेंगे कि ये स्त्री क्वालिटी है, मेल फीमेल में से फीमेल क्वालिटी है, या फिर नपुंसक क्वालिटी है। ठीक है, यूनक जिसको बोलते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, जेम की बात करें, रत्नों की बात करें, तो कैट आई यानी कि लहसुनिया जो जेम है वो केतु का जेम है, तो उसको एज अ उपाय, है ना, ज्योतिषीय उपाय के तौर पर उसको पहना जा सकता है। और केतु सतनाजा को रिप्रेजेंट करता है, 7 ग्रेन्स। तो 7 ग्रेन्स को दान करना या नदी इत्यादि में उसको बहाना, ये सब उपाय के तौर पर किया जाता है केतु के लिए। अगर हम डेटी की बात करें, देवता की बात करें, तो भगवान गणपति की पूजा, आराधना केतु को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, केतु को शांत करने के लिए किया जाता है, केतु ग्रह को सुधारने के लिए किया जाता है, उसकी स्थिति। ऐसा भी माना जाता है कि जो सिख रिलीजन है या पारसी रिलीजन है, ये भी केतु ग्रह के कारकत्व में आता है। तो ये है केतु ग्रह के कारकत्व, जिसको कि हम यूज करेंगे फलित ज्योतिष में। और इस भाग में बस इतना ही, और आगे के भाग में हम बात करेंगे राजयोग और धन योग कैसे बनते हैं, हम ये देखेंगे। तो इसलिए अगले भाग को देखना ना भूलें। और ये जो भी सिग्निफिकेशंस हमने बताए हैं, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि नेचर क्या है एक ग्रह का, उसकी क्वालिटीज क्या हैं, उसकी टेंडेंसीज क्या हैं, उसके बिहेवियर क्या हैं, ठीक है ना, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस टाइप के डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी के किस भाग को रिप्रेजेंट करता है, प्रोफेशन में हम देखें तो वो किस टाइप के प्रोफेशन में लेके जा सकता है। ठीक है। अब जैसे केतु की बात करें तो हम प्रोफेशन में हम बोलते हैं साइंस रिलेटेड प्रोफेशन में लेके जा सकता है, कंप्यूटर्स के प्रोफेशन में लेके जा सकता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर बना सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हर ग्रह का प्रोफेशन क्या हो सकता है, क्या सब्जेक्ट वो पढ़ने के लिए दे सकता है, एक जातक क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है पढ़ने के लिए अपने स्टडी में। ठीक है। और किस टाइप के एक्शन ले सकता है वो
रिलेशनशिप में हमने देखा कि हर एक ग्रह किस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फादर को, मदर को, जैसे सूर्य है वो पिता को रिप्रेजेंट करता है, ये चंद्रमा जो है वो मदर को रिप्रेजेंट करता है, माता को। इस तरीके से हमने देखा कि हर एक ग्रह किसी न किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे केतु नाना-नानी को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने देखा कि हर एक ग्रह किसी न किसी एनिमल को रिप्रेजेंट करता है, हर एक ग्रह किसी न किसी भगवान गॉड को रिप्रेजेंट करता है, ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है। उस ईश्वर की पूजा और आराधना उस पर्टिकुलर ग्रह के स्थिति को सुधारने के लिए किया जा सकता है, कुंडली में अगर स्थिति अच्छी नहीं है तो। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस तरीके से हमको चीज़ों को समझना होगा। और जब हम कुंडली एनालाइज़ करेंगे, तो अब हम अगले भाग से जब हम राजयोग और धनयोग की बात करेंगे, तो उसके बाद से हम कुछ एक एग्जाम्पल लेके देखना शुरू करेंगे। और यदि आप लोगों के पास भी कोई एग्जाम्पल हो जिसको आप चाहते हैं कि यहाँ पर डिस्कस करें, तो आप प्लीज जो डिटेल्स हैं वो पोस्ट करिए और उसको हम लोग उस कुंडली को डिस्कस कर सकते हैं। तो इस भाग में बस इतना ही। अब अगले भाग में हम बात करेंगे राजयोग, धन योग, और उसके अगले भाग में हम बात करेंगे जो विशेष योग होते हैं कुंडली में, या एक जो हमेशा एक जातक की कुंडली में जो एक्टिव रहते हैं वो होते हैं नभस योग। हम इन सब के बारे में बात करेंगे। और आपको ये मैं फिर से रिपीट कर दूं कि हम यहाँ जो भी बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बृहद पाराशर होरा शास्त्र के सिद्धांत पर जो चीजें बेस्ड हैं, हम सिर्फ उनके बारे में बात कर रहे हैं। और इसी के साथ धन्यवाद।